मनीष गर्ग, खबर भोपाल। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथियों से इन दिनों लोकायुक्त के बाद अब ईडी पूछताछ कर रही है। इसी बीच उमा भारती के एक सोशल मीडिया पोस्ट और बयान ने जांच एजेंसियों की पड़ताल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया है, जबकि बीजेपी सरकार की मुश्किलें गई हैं। उमा भारती ने सौरभ शर्मा के मुद्दे पर कहा, परिवहन का घोटाला व्यापमं घोटाले से भी बड़ा और भीषण है। सौरभ बाई चांस पकड़ में आ गया है। इस केस में सौरभ जैसे बहुत सिपाही होंगे। उमा भारती ने कहा, इस केस में कई सिपाही निकलेंगे, थानों के दरोगा निकलेंगे, कई नेता भी निकलेंगे। जांच एजेंसियों की अग्नि परीक्षा। उमा भारती ने परिवहन घोटाले को 10 से 20 हजार करोड़ रुपए का बताकर कहा, अगर एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं, तो किसने कितने करोड़ रुपए कमाए होंगे। ये 10-20 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। उमा भारती ने कहा कि यह जांच एजेंसियों की अग्नि परीक्षा है। जीतू पटवारी ने किया उमा भारती का समर्थन। उमा भारती का बयान सामने आने के बाद से कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केवल उमा भारती की बात का समर्थन ही नहीं किया है, बल्कि लोकायुक्त से कथित डायरी और उसमें छुपे नामों को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जीतू पटवारी को बीजेपी ने दिया जवाब। जहां कांग्रेस एक तरफ उमा भारती के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी जीतू पटवारी के बयान को बचकाना बताते हुए उमा भारती के ट्वीट को ठीक से पढ़ने की नसीहत दे रही है। यही नहीं, बीजेपी अपनी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और केंद्र और राज्य की एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रही है। इसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जिन लोगों को रखा गया बिल्कुल निष्पक्ष है। जांच की पूरी रिपोर्ट सामने आने दीजिए। भगदड़ हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद हादसा हुआ है। हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हम उनके जीवन को बचा नहीं सके और हम सब इस बात को लेकर के शोक मगन हैं। लेकिन इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाशों पर राजनीति अच्छी नहीं होती। मगर इसमें तो शंकराचार्य जो हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो खुद ही कह रहे हैं कि देखिए मैं इन बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगी। कोई षड्यंत्र लग रहा है क्या आपको इस भगदड़ के पीछे? जहां कमिश्नर के अनाउंसमेंट का वीडियो आ रहा है कि लोग आगे सो रहे हैं और बैरिकेटिंग है और वो कह रहे हैं 1 बजे से कि आप स्नान करके निकल जाइए, और इसके बाद में भी अचानक बैरिकेटिंग हटा के लोग दौड़ पड़ते हैं, वहां पर जरूर मुझे लगता है कि क्योंकि एक कमेटी बैठ चुकी है, वो जांच करेगी कि सच्चाई क्या है। लेकिन और वहां बहुत लोग मरे हैं, यह भी सत्य है। तो सच्चाई सामने आएगी कि प्रशासन की चूक कहाँ थी। मुझे तो लगता ही नहीं कि चूक थी, वो अपने सजग थे। अचानक भगदड़ की स्थितियां कैसे बन गई, किसने बना दी, इसके बारे में मुझे लगता है कि बात सामने आनी चाहिए। वो बात सामने आएगी। जो हुआ वो बहुत दुखद और शर्मनाक है। तो महाकुंभ में तो सब हिंदू आए, अगर षड्यंत्र क्या कोई गैर हिंदू पहुंच गया था क्या षड्यंत्र में? इसको आप जाति से जोड़ के मत देखिएगा, कुंभ के मेले की व्यवस्थाओं को। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहा कि वो तो उन्हें मोक्ष मिल गया, और मृत्यु नहीं हुई, उनका तो मोक्ष मिला। कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये सत्य है। लेकिन कुचल जाने से, तड़प तड़प के मरने से जो जीवित रहते हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार जो जिंदगी भर तड़पते हैं, उनने कौन सा पाप किया था। मैं सोचती हूँ बागेश्वर महाराज जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं एक छोटे भाई के नाते उनको यही कहूँगी। आपको लगता है इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए उन्हें? नहीं, ये सब मैं नहीं पढ़ूंगी। ये तो अपनी अंतरात्मा की बात होती है। ये तो अपनी अंतरात्मा की बात होती है। आप जिन परिवारों का जिक्र कर रही हैं, उन परिवारों, हाँ, उनके लिए तो देखिए, मरने वाला तो मर गया, तड़प तड़प के मरा। गंगा जी की गोद में जा रहा था और मर गया, मौत की गोद में सो गया। वो तो परिवार के लोग तो तड़प ही रहे ना। परिवार के लोग तो जीवन भर तड़पेंगे। ये सौरभ शर्मा है, कल आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने लिखा कि जांच एजेंसियों की अग्नि परीक्षा है और महा अपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। कौन है ये? नहीं, मैंने नाम सामने आने चाहिए, तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाम क्यों सामने आना है? नाम आ गया और बच निकले। हर्षद मेहता में कोई सजा पाया था क्या? ये स्थिति हो गई थी। मेरा ये कहना है कि मैं शुरू से 2003 से ही कह रही थी कि शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने से पहले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो हो सकता है वो चेक पोस्ट से हो सकता है। और इसको हम एक आधुनिक प्रणाली पर डाल दें, जैसा कि गुजरात में है चेक पोस्ट सिस्टम। तो उस समय पे मुझे बताया गया था कि 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए साल भर में वहां से मिल जाएंगे, जबकि शराब का रेवेन्यू कलेक्शन उस समय पे करीब 1500 से 2000 करोड़ था।
तो मैंने कहा हम पूर्ण शराबबंदी भी घोषित कर सकते हैं फिर तो, लेकिन हम यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का रास्ता निकालें। अब तो मैंने जो चेक पोस्ट घोटाले का पढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो सिपाही की तो औकात है ही नहीं कमाने की सैकड़ों करोड़। इसका मतलब है कि सिपाही ने अगर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं तो किस किस ने कितने कमाए हैं, तो 10-20 हजार करोड़ की साल भर की कमाई है जो हुई है। एक तरफ हम लोगों को कह रहे हैं कि हमें शराब ज्यादा बेचना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और दूसरी तरफ हम इतने बड़े घोटाले को भी अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। और मुझे लगता है मुझे मोहन बहुत प्रिय हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे यकीन है कि मोहन यादव इस चुनौती को पार करेंगे और इस मामले में किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे 2000 देने वाले जो संरक्षण नहीं है, पार्टिसिपेंट है, वो भागीदार हैं। किसी ने किसी को संरक्षण नहीं दिया है, सबने भागीदारी की है और उस भागीदारी में उसका भी हल्का फुल्का रोल रहा है। और ऐसे रुको ऐसे बहुत सिपाही होंगे, ऐसे बहुत सिपाही निकलेंगे। सौरभ बाई चांस पकड़ में आ गया, सिपाही निकलेंगे, थानेदार के थाने के दरोगा निकलेंगे, ऊपर के अधिकारी निकलेंगे, कुछ नेता निकलेंगे। ये तो व्यापम से बड़ा भयावना और भीषण है जी। आप जैसे बता रही 1000 करोड़ का उस समय जब आपने पता किया था, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 हजार करोड़ था। 2,500 करोड़ का, तो ये 2003 की बात थी, 3-4 की बात है, तो इस समय तो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया होगा। हो ही गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ा है उससे तो तय है कि ये साल भर की कमाई बहुत बड़ी रही होगी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, मैं इसको शराबबंदी से जोड़ रही हूँ ना, कि शराबबंदी के मामले में मुझे यही कहा गया नहीं पूर्ण शराबबंदी करेंगे तो रेवेन्यू की कमी हो जाएगी। मेरी निंदा की गई, मुझे ट्रोल किया गया। तो मैंने कहा कि भैया चेक पोस्ट को तो आप ठीक करके देखो। और अब देखो सौरभ शर्मा कांड ने बता दिया ना कि एक सिपाही अगर 100-200 करोड़ खा सकता है, तो चेक पोस्ट में साल में कम से कम 20-30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। वहाँ ईमानदारी बरतो तो शराबबंदी अपने आप कर लोगे और रेवेन्यू का जो हर्जाना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि ये रेवेन्यू का जो पैसा था ये सारा ब्लैक में ही जा रहा था, जो कि मतलब आया है कि अगर वैसा हो जाता जैसे आप सिस्टम बता रही थी ऑनलाइन वाला, तो सारा लीगल हो जाता और रेवेन्यू आता। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं छोड़ करके चली गई, जो रहे उन लोगों से पूछ लीजिए। बहुत बड़ी बात कही कि घोटाला ये व्यापम से बड़ा है। हाँ, इसका कारण यह है क्योंकि व्यापम का जो घोटाला था उसमें लोगों को व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्वमेंट जो था उसमें दोनों तरफ से अपराध था। जो इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है कि वो उनको सजा मिली, लेकिन वो अपराध में इन्वॉल्व थे। इसमें तो बहुत बड़े शिकार हो गए हैं लोग इस शराब बिक्री के कारण। एक तरफ हम गरीब लोगों को मारने के लिए जहर पिलाने की संख्या बढ़ा रहे हैं कि और दुकानें बढ़ाओ और बिक्री बढ़ाओ। हाँ, तो मैं परिवहन पे ही आ रही हूँ, और दूसरी तरफ परिवहन पे हजारों करोड़ का मतलब उसको पाताल में हम समाने दे रहे हैं। यही तो कह रही हूँ, वही बात कह रही हूँ। दीदी ये कैसी जांच है? एक तो 1-1.5 महीने तक मिलते नहीं है, उनको ढूंढ रही है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, तीनों विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, कैसी बातें तीनों आज इस बारे में सारे जवाब सरकार को देने हैं, सरकार देगी। जांच एजेंसी की निष्पक्षता पे और दक्षता पे मुझे पूरा विश्वास है। बस उसकी परीक्षा की घड़ी है कि इस घड़ी में वो इस चीज को पकड़ लें, और इसका लाभ ये होगा कि एक ईमानदारी का बर्ताव अगर चेक पोस्ट पे शुरू हो गया तो हमें शराबबंदी आसान हो जाएगी। हमें और भी ऐसे कई घोटाले मिल जाएंगे जिसमें कि हम हजारों करोड़ वसूल कर सकते हैं, लाखों करोड़, जिससे कि हम शराबबंदी से हुई भरपाई को पूरा कर सकें, नुकसान को पूरा कर सकें। लेकिन ये जांच एजेंसी अभी तक ये नहीं पता कर पाई है कि वो जो पैसा आया था, जो गाड़ी बरामद हुआ था, वो किसका है। ये तो आप जांच एजेंसी से पूछ लीजिए। नहीं बताते ही नहीं। आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं संशय इन पर नहीं, मैं किसी पे कोई संशय नहीं कर सकती हूँ। मैं बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहूंगी कि आप इस अग्नि परीक्षा को पार कर जाओ और असली अपराधियों को छोड़ो मत, चाहे कोई भी हो। विश्वास है कि हो जाएगा। मैं तो पत्थर को पूजने वाला व्यक्ति हूँ, तो जब पत्थरों को भगवान मान सकती हूँ तो मैं उन सब जांच एजेंसियों को भी भगवान मानूंगी। दीदी आखिरी सवाल है कि कुछ धार्मिक शहरों में शराबबंदी हुई है प्रदेश में, पूर्ण शराबबंदी की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। अभी भी आपका ये सजेशन है कि वो जो मॉडल है टोल्स के लिए वो किया जाए अप्लाई, ताकि रेवेन्यू बढ़े और शराबबंदी जल्द से जल्द हो पाए। शराब एक ऐसी चीज है जिससे सब नफरत करते हैं। खुद पीने वाला वो छोड़ना चाहता है, उसके परिवार के लोग वो भी नफरत करते हैं। मजबूरी में लोग पी रहे हैं क्योंकि उनको आदत लग गई, और गरीब लोग ज्यादा पी रहे हैं, पिछड़े एसटी ये ज्यादा पी रहे हैं। और एसटी को तो मैं फिर भी इसमें नहीं रखूंगी क्योंकि वो लोग पीने के बाद में भी दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन बाकी लोग का तो हाल बहुत बुरा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे मोहन यादव पे बहुत विश्वास है। उसका कारण है कि मोहन को एक साधारण जमीन से निकले हुए कार्यकर्ता को बहुत सालों के मेहनत के बाद में मुख्यमंत्री के पद पे जिस तरह से बिठाया है हमारे केंद्र के नेतृत्व ने,
तो उसमें वो जो चाहे साहसिक फैसले ले सकते हैं, साहस उसके अंदर है, उनके अंदर है। सॉरी, शिवराज जी ने तो आपके उससे उतर पाए, वो सिर्फ नशा मुक्ति अभियान ही चलाते रह गए। नहीं, उन्होंने शराब नीति की घोषणा की थी, वो शराब नीति बहुत परफेक्ट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। उस शराब नीति को लागू करने के लिए मोहन यादव जी के सामने चुनौती है।